सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं, बट उससे पहले दुबई में जो हम सेशन लेने वाले हैं 12 अप्रैल को, अगर आप दुबई से हो और वो सेशन आप अटेंड करना चाहते हो, द सेशन वुड बी ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। सो अगर वो सेशन आपको अटेंड करना है तो उसकी लिंक जो है टिकट बुक करने की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड बुक योर सीट। सो आइए अब वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे पहले बात करेंगे यूके की इकोनॉमी के बारे में। सो यूके में अनएक्सपेक्टेडली जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो 3% आया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो एक्सपेक्टेशन था, दैट पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन वाज 2.8%, बट उससे भी ज्यादा यहां पे ये इन्फ्लेशन आया है। सो एनर्जी प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे, या बस फेयर्स बढ़ाने की बात करेंगे, या फिर स्कूल फीस पे टैक्स बढ़ाने की बात करेंगे, तो ये सारे रीजंस बताए जा रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है। एंड दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन व्हेन वी आर ऑलरेडी सीइंग जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, दे आर कंसिडरिंग, मतलब वहां के जो बोर्ड मेंबर्स है उस बैंक के, वहां पे डिस्कशन चल रहा है कि शायद अब रेट कट की जो साइकिल है उसको पॉज करना पड़ेगा, उसको कवर करेंगे। बट आई थिंक उसी तरीके का ये एंगल हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी आता हुआ दिख सकता है, बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन। एंड इन दिस पर्टिकुलर ईयर ये ऐसा माना जा रहा है कि ये इन्फ्लेशन इट कैन गो अप टू 3.7% ऑल्सो। So obviously that is not going to be a positive sign because target inflation rate is 2%, और उससे एक नंबर्स काफी ज्यादा ऊपर नजर आ रहे हैं। So that's not a positive sign. So overall ये जो रेट कट की एग्रेसिव साइकिल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे रेट हाइक की रिवर्सल साइकिल भी शुरू हो सकती है। पहले पॉज बटन दबाया जाएगा और उसके बाद रिवर्सल वहां पे शुरू हो सकता है, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। अब बात करते हैं यूएस की। यूएस में मिस्टर ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग के कुछ मतलब सर्वे सामने आ रहे हैं, और उसमें उनकी जो ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग है वो 1% से गिरी है, फ्रॉम 45% टू 44% सिंस लास्ट पोल। लास्ट पोल वाज ऑन जैन 24 टू जैन 26। तो उसके कंपैरिजन में ये अप्रूवल रेटिंग नीचे आई है। और जब व्हाइट हाउस में उन्होंने मतलब वो जब जस्ट आए थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द अप्रूवल रेटिंग वाज 47%। तो ये यहां से घटना इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर मिस्टर ट्रम्प। रीजंस क्या बताए जा रहे हैं? सो सबसे बड़े इकोनॉमिक कंसर्न्स सामने आ रहे हैं। 53% ऑफ अमेरिकन थिंक द इकोनॉमी इज ऑन द रॉन्ग ट्रैक, और ये नंबर लास्ट सर्वे में 43% था, ये 53% पे गया है। सो एंड दैट इज द रीजन कि ओवरऑल अप्रूवल ऑफ ट्रम्प्स इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो 43% से 39% तक नीचे गया है। दो मिस्टर बाइडेन के कंपैरिजन से ये स्टिल इट इज अप बाय ऑलमोस्ट 5%। जो फरवरी 2017 में मिस्टर ट्रम्प आए थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अप्रूवल रेटिंग ऑन इकोनॉमी वाज ऑलमोस्ट 53%। तो उसके कंपैरिजन में ये काफी खराब नजर आ रहा है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? सबसे ज्यादा बड़े रीजंस लग रहे जो सर्वे में आए हैं वो है इन्फ्लेशन एंड टैरिफ इंपैक्ट। ओनली 32% अप्रूव ऑफ ट्रम्प्स हैंडलिंग ऑफ इन्फ्लेशन, और स्पेसिफिकली ये जो टैरिफ्स उन्होंने चाइना, मेक्सिको और कनाडा पे लगाए हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा ऐसा भी लोगों को लग रहा है। 54% ऑफ द पीपल ऑफ दैट सर्वे आर अपोजिंग द टैरिफ्स एंड 41% आर सपोर्टिंग दैट। सो दो अगर चाइना पे जो टैरिफ लगाने की बात अगर होती है, तो वहां पे 49% ऑफ द पीपल आर इन फेवर ऑफ चार्जिंग चाइना थ्रू टैरिफ्स, बट 47% अगेंस्ट है। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यहां पे जो रेटिंग है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है, अप्रूवल रेटिंग। बट अगर इमिग्रेशन स्टांस अगर देखोगे आप, तो उस स्टांस पे वो अप्रूवल रेटिंग मतलब उतनी ही है, दैट इज 47%। और अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे, तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप एंड मिस्टर पुतिन के बीच में जो चर्चा हो रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं यूक्रेन रशिया वॉर एंड होता हुआ दिख रहा है। वो डील साइन कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड दैट कि अभी तक यूक्रेन को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है, ना यूरोपियन कंट्रीज को किया गया है। बट आई थिंक अगर यूएस ने हाथ निकाल लिया और वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहेगा,
तो देन डेफिनेटली यूक्रेन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूक्रेन एंड इवन यूरोपियन यूनियन टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर वॉर। तो एक चीज अच्छी हो सकती है, अगर ये वॉर खत्म हो जाएगा तो उसकी वजह से, और ऊपर से ये भी बातें चल रही है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद हो गए थे यूएस और रशिया के बीच में, तो वो भी चालू हो सकते हैं। दैट्स दोज वर द न्यूज रिपोर्ट्स व्हिच वर कमिंग आउट। सो अगर ये सारी चीजें होती है तो डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल टेंशंस का नीचे जाना, ये ओवरऑल एनर्जी प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। अब मतलब आजकल वर्ल्ड इकोनॉमी की न्यूज कवर करनी है तो मिस्टर ट्रम्प ही हर जगह पे छाए हुए हैं। अब बात करते हैं कि मिस्टर ट्रम्प ने जो ऑटो टैरिफ्स अनाउंसमेंट्स किए हैं, तो ट्रम्प ने न्यू प्रपोजल क्या दिया है, टैरिफ प्रपोजल। सो दे आर प्रपोजिंग 25% टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड कार्स। सिमिलर और हायर टैरिफ्स आर प्लान्ड फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑल्सो। और ये रीजन क्या है इसके पीछे का, तो दे वांट टू पुश फॉरेन कंपनीज टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस। बट जब टेस्ला के बारे में हम वही बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे दैट्स नॉट फेयर, टेस्ला शुड नॉट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। सो मतलब सही है, मतलब अपना जहां पे सेल्फिशनेस आए वो सही है, और दूसरों का अगर वो सेफ्टी सिक्योरिटी देखेंगे ओवरऑल उनके बिजनेसेस की, उनके इकोनॉमीज के बिजनेसेस की, तो वो अनफेयर होती है चीजें। सो लेट्स सी क्या होता है। सो ट्रेड पॉलिसी स्ट्रेटेजी क्या रखने वाले हैं, ही वांट्स टू लेवल द प्लेइंग फील्ड विथ ईयू एंड एशियन कंट्रीज। और उसी का नतीजा ये हुआ है कि ईयू ने तो कार के जो टैरिफ्स थे, पहले यू वाज चार्जिंग ऑलमोस्ट 10% ऑन यूएस कार्स, नाउ दे हैव डिक्रीज इट डाउन टू 2.5%। और ये जो ऑटो टैरिफ है ये अप्रैल 2 से इंप्लीमेंट हो सकते हैं। सो अब ये देखेंगे, और जापान और ताइवान कुड बी मेजरली इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। सो दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड दे आर सीकिंग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस। तो देखते हैं अब कैसे क्लोज डोर्स में डील्स क्लोज हो, देखते हैं बंद, मतलब डील क्लोज होते हैं वो भी देखना होगा। मलेशिया इज वार्निंग यूएस दैट कि अगर आप टैरिफ लगाओगे हमारे हमसे, जो मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग हब है मलेशिया मेजरली, तो आई थिंक इट विल इंक्रीज द कॉस्ट फॉर यूएस कंज्यूमर्स, ऐसा मलेशिया का कहना है। यूएस और यूरोपियन यूनियन की अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, सो गुड्स में इट इज $350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। सो मतलब यूरोप में सरप्लस में है और यूएस डेफिसिट में है। बट अगर सर्विसेज की बात करेंगे तो यूएस इज एट सरप्लस $109 बिलियन। सो अब यहां पे भी क्या डील होती है ये भी देखेंगे। ईसीबी के बारे में बात करेंगे। ईसीबी के एक मेंबर है, बोर्ड मेंबर इसाबेल श्नैबेल। तो उनका कहना है कि इन्फ्लेशन रिस्क आर राइजिंग ड्यू टू एनर्जी प्राइस सर्जेस, स्पेसिफिकली नेचुरल गैस की प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन यहां पे बढ़ सकता है। और जो इन्होंने ऑलमोस्ट सिंस जून दे हैव कट द इंटरेस्ट रेट्स बाय 5 times, and it is expected कि in 2025 also they will cut the interest rates by 3 more times, मतलब 3 more cuts हो सकते हैं, मतलब 25 basis points के। बट उसके बाद there is a call for caution has started coming in कि वहां पॉज बटन दबाया जा सकता है, कि जो इम्पैक्ट वो देना चाहते थे इन्फ्लेशन पे वो उतना इफेक्टिवली नहीं हुआ है, एंड इन्फ्लेशन हैज स्टार्टेड इंचिंग अप। हमने ऑलरेडी देख लिया कि यूके में कैसे हुआ है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई नाउ रेट कट शायद लिमिटेड हो सकते हैं, और प्रोलॉन्ग थोड़ा सा ये इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन होता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई दीज कंसर्न्स आर देयर टू नॉट कट द इंटरेस्ट रेट्स। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो यूएस के जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स आ सकते हैं उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। एसएनपी की एक रिपोर्ट आई है, उनका कहना है कि ये जो इंपैक्ट रहेगा ये काफी मिनिमल रहेगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिकली ड्रिवन है, और एक्सपोर्ट्स पे जो रिलायंस है वो काफी कम है। जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट जो उन्होंने दिया है 6.7 to 6.8% का जीडीपी फोरकास्ट दिया है एसएनपी ने फॉर द नेक्स्ट 2 years, सो दैट्स वेरी पॉजिटिव। फिजिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो गवर्नमेंट फोकसेस ऑन इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर रिफॉर्म्स, ऐसा भी उनका कहना है। और फिजिकल डेफिसिट के जो टारगेट लिए गए हैं 4.8% फॉर करंट फिजिकल ईयर एंड नेक्स्ट ईयर 4.4%, सो इंडिया विल मीट दैट पर्टिकुलर टारगेट। ट्रेड एंड टैरिफ्स के एक्सपोजर की बात करेंगे तो इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू यूएस आर मोस्टली सर्विस बेस्ड, सो दे आर लेस प्रोन टू टैरिफ्स। रिस्क ऑफ हायर टैरिफ्स ऑन टेक्सटाइल एंड केमिकल्स, आई थिंक ये 2 सेक्टर्स मोस्ट वल्नरेबल रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। फार्मास्यूटिकल की अगर बात करते हैं सो ये भी सेक्टर सेफ है ऐसा लग रहा है, बिकॉज इंडिया से जनरिक्स ज्यादा वहां पे मतलब एक्सपोर्ट होते हैं। तो आई थिंक दैट कीप्स द ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट लो इन यूएस। अब
एग्जैक्टली कैसे ये प्ले आउट होगा ये देखने जैसा रहेगा. बट डेफिनेटली आई थिंक देर विल बी सम प्रेशर ऑन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बिकॉज मिस्टर ट्रम्प का एग्जैक्ट बिहेवियर कैसा रहेगा नो बडी कैन प्रेडिक्ट. अब बात करते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी चेक करने के लिए. तो आरबीआई का जो बुलेटिन आया है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आर सजेस्टिंग इकोनॉमिक मोमेंटम इज इंप्रूविंग इन सेकंड हाफ ऑफ FY25, दैट इज करंट फाइनेंशियल ईयर. सो कौन से है ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स? लाइक व्हीकल सेल्स, एयर ट्रैफिक, स्टील कंजम्पशन, जीएसटी, ई वे बिल्स. तो यहां पे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है. रूरल डिमांड भी जो है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है ड्यू टू एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस. अर्बन डिमांड जो है वो लोअर इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ी सी बढ़ रही है कंपेयर टू अर्लियर इन्फ्लेशन नंबर्स. एंड इनकम टैक्स का जो रिलीफ दिया गया है FY26 के लिए, आई थिंक दैट विल ऑल्सो बूस्ट दी ओवरऑल डिमांड. मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है? स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर ये सबसे बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है. एंड बिकॉज इट इज कॉजिंग कैपिटल आउटफ्लोज ऑल्सो, एंड करेंसी उसकी वजह से डिप्रिशिएट हो रही है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लो की अगर हम बात करेंगे तो इन द मंथ ऑफ जैन अराउंड $6.7 बिलियन के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की है ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज. इंडियन रूपी डिप्रिशिएट हुआ है अराउंड 1.5% से मंथ ऑन मंथ इन द मंथ ऑफ जैन 2025. एंड उसके बाद थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल नजर आ रहा है compared to other currencies, emerging market currencies, even developed market currencies compared to US डॉलर. तो उसके कंपैरिजन में हम काफी स्टेबल है. गवर्नमेंट एंड मॉनिटरी मेजर्स की अगर हम बात करते हैं तो यूनियन बजट वाज मेजरली फोकसिंग ऑन 4 ग्रोथ इंजिन्स: एग्रीकल्चरल, MSMEs, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स. सो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने भी एक रेपो रेट कट यहां पे लिया है और होपफुली उसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ेगी और आने वाले समय में और ज्यादा रेट कट्स हम देख सकते हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के फ्लोज जो है ईयर ऑन ईयर 20.6% से बढ़े हैं फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2024. द नंबर इज एट $62.5 बिलियन. पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करते हैं सो हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम शेयर वहां पे इन द मंथ ऑफ जैन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नजर आ रहा है. यूपीआई एफिशिएंसी हैज आल्सो इंप्रूव्ड. एंड अगर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के अगर हम देखेंगे तो काफी रेजिलियंट नजर आ रही है, मेजरली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड एंड पॉलिसी सपोर्ट. सो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर आर पोजिंग मेजर रिस्क, बट एफडीआई एंड गवर्नमेंट मेजर्स आर सपोर्टिंग दिस स्टेबिलिटी ऑल्सो, ऐसा इस रिपोर्ट में कह रहे हैं. अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो इंडियाज अर्बन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों. सो इंडिया का जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है इट इज स्टेडी at 6.4% in Q3 FY25. Last year same quarter it was at 6.5%. Previous quarter that was Q2 FY25 में it was at 6.4% only. जेंडर वाइज अगर ट्रेंड्स देखेंगे तो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट इज एट रिकॉर्ड लो ऑफ 8.1%. Male unemployment is slightly up from 5.7% to 5.8%. But अगर male labor force participation rate हम देखेंगे, it is at record high of 75.4%. But similar rate, that is female labor force participation rate, has declined slightly to 25.2% from 25.5%. State wise अगर unemployment rates हम देखते हैं तो highest unemployment जो है इंडिया में that is in Jammu and Kashmir, that is 13.1%. हिमाचल प्रदेश में it is at 10.4% and राजस्थान में unemployment rate is at 9.7%. सो एम्प्लॉयमेंट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो 50% ऑफ वर्कफोर्स जो है वो रेगुलर वेज और सैलरीड एम्प्लॉयज है. 39.9% आर सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें से 32.8% एज ओन अकाउंट वर्कर्स और एम्प्लॉयज, एंड देन 10.7% आर कैजुअल लेबरर्स. सो आई थिंक ओवरऑल अर्बन जॉब मार्केट स्टेबल नजर आ रहा है. फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एट रिकॉर्ड लो. Slight increase in male unemployment and decline in female labor force participation rate. So overall, I think hopefully with now rising economic activity, ये unemployment के numbers और यहाँ से नीचे जाएंगे, ऐसे हम आशा करेंगे. अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में, तो जिसमें Hyundai के बारे में बात करेंगे. Hyundai is targeting India as its export hub. So they are positioning as a global production hub.
So Hyundai India aims to become a manufacturing hub for exports to emerging markets. कौन से emerging markets है? Their focus will be on Africa, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka and Latin America. So export growth and challenges की अगर हम बात करते हैं तो export markets expanding despite challenges in Middle East, specifically Red Sea crisis जो हुआ था. So 1.58 lakh vehicles they have exported in the calendar year of 2024 और largest export markets जो थे इनके वो था सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, चिली एंड पेरू. प्रोडक्शन एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे सो दे आर डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट्स टू मिटिगेट जियोपॉलिटिकल रिस्क. कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड व्हीकल्स जो है या टेलीमर्ड व्हीकल्स फॉर इमर्जिंग मार्केट्स उस पर भी कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है. दे आर बैलेंसिंग डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. और अब तो लिस्टिंग भी हो गई है तो उसके बाद तो और ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. Hyundai इंडिया का जो लेगेसी है एंड फ्यूचर विजन है सो 25 इयर्स का एक्सपोर्ट का अभी इंडिया से उन्होंने किया. 25 इयर्स से एक्सपोर्ट कर रहे वो इंडिया से विच द एक्सपोर्ट स्टार्टेड इन 1999. अराउंड 3.7 मिलियन व्हीकल्स यानी कि 37 लाख व्हीकल्स उन्होंने एक्सपोर्ट किए अब तक सिंस स्टार्ट टू 150 प्लस नेशंस एंड करेंटली दे आर सर्विंग 60 प्लस कंट्रीज. Hyundai इंडिया इज trying to become Hyundai's largest export hub outside South Africa. So hopefully आशा करेंगे कि मतलब एक्सपोर्ट्स होना इज अ पॉजिटिव साइन कि यहाँ पे एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है, एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है. सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. अब दोस्तों बात करते हैं एलआईसी के बारे में. एलआईसी का जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है ये मार्केट फॉल में 84,000 करोड़ रुपीज से गिरा है इन लास्ट 1.5 months. So earlier, the current value was around 14.72 lakh crore rupees. Now it has gone down to 13.87 lakh crore rupees. So 1.5 महीने में इतना ये फॉल हुआ है. So major stock losses कौन से जो स्टॉक्स नीचे आए, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो एंड एसबीआई. ये जो टोटल डिक्लाइन हुआ 84,000 करोड़ रुपीस का उसमें से 29% डिक्लाइन ये 3 स्टॉक्स की वजह से हुआ है. और बाकी जो बड़े कंपनीज वो होल्ड करते हैं टीसीएस, एचसीएल टेक, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, वहां पे अराउंड 2 से 4 हजार करोड़ रुपए का लॉस इन ईच ऑफ देयर होल्डिंग हुआ है. सेक्टोरल इंपैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये सेक्टर ने 18,385 करोड़ रुपीस का ओवरऑल इरोजन हुआ है, 22% ऑफ द टोटल इरोजन. आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड फार्मा सेक्टर्स आल्सो सॉ सिग्निफिकेंट लॉसेस. पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स कौन है तो बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक एंड भारतीय एयरटेल. They have actually added around 1,000 to 3,000 crore rupees each in the valuation. So that's a positive for the LIC portfolio. So I think overall continuous volatility रहेगी for next few quarters. ऐसा लगता है slow growth की बात करेंगे या फिर geopolitical tensions की बात करेंगे या फिर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ग्लोबली उसकी वजह से भी ये सारी चीजें यहां पे होती हुई नजर आ रही है. सो जब तक यूएस में हायर यील्ड्स रहेंगे तब तक ये प्रेशर बना रह सकता है ऑन इंडियन इक्विटीज. नेक्स्ट न्यूज है अबाउट फार्मा सेक्टर. सो डेफिनेटली आई थिंक पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन यूएस कंज्यूमर्स की अगर हम बात करते हैं, यूएस जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की बात कर रहा है. सो आई थिंक यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स वुड हर्ट अमेरिकन कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, ऐसा एक रिपोर्ट आई है उसका कहना है. सो नो इमीडिएट इंपैक्ट इज एक्सपेक्टेड ऑन इंडिया एज मेनली वी आर एक्सपोर्टिंग जेनरिक ड्रग्स. जो इंडिया से एनुअल एक्सपोर्ट्स होते हैं टू यूएस दे आर अराउंड $8 billion एंड इंडियन ड्रग्स सेव्ड यूएस हेल्थ केयर सिस्टम. ये नंबर अगर आप सुनोगे ना तो मतलब क्वाइट बिग नंबर्स. तो इंडियन ड्रग्स ने एक्चुअली यूएस हेल्थ केयर सिस्टम में $219 billion सेव किए इन 2022. ये जेनरिक ड्रग्स का जो देखिए मतलब कैपेसिटी क्या है, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं $8 billion का, और कितना सेव कर रहा है यूएस हेल्थ केयर सिस्टम $219 billion इन 2022. और ऐसा माना जाता है कि आने वाले 5 सालों में बिकॉज ऑफ इंडियन जेनरिक ड्रग्स यूएस हेल्थ केयर सिस्टम विल सेव $1.3 trillion. अगेन ये नंबर रिपीट करता हूं, $1.3 trillion. सो आई स्ट्रांगली फील कि इसकी वजह मतलब मुझे नहीं लगता कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप विल बी इन अ पोजीशन टू चार्ज tariffs on pharmaceuticals for long. Short term में he can take some steps, but over the longer horizon, they will not be able to sustain the cost, the kind of cost they will have अगर ये इस पे उन्होंने मतलब ज्यादा टैरिफ्स लगाए और वो पर्टिकुलर सिस्टम अगर डिसरप्ट हो जाती है तो.
सो अब स्टांस तो काफी टफ लेने की कोशिश हो रही है उनकी तरफ से, बट लेट्स सी। बट ओवरऑल अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, तो टारगेट जो है FY 25 के लिए वो $29 बिलियन का है। मतलब यूएस में 29 में से 8 एक बिलियन डॉलर जाता है, बाकी हम बाकी कंट्रीज को भी मतलब वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। सो डोंट वरी, बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, दैट्स व्हाट वी फील। अगर यूएस टैरिफ्स लगाता भी है तो आई थिंक दैट विल बी मोर problematic for US consumers rather than इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। चैलेंजेस रहेंगे थोड़े, जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हो या हायर फ्राइट रेट्स हो, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हो, तो वो थोड़ा सा प्रेशर इंडियन फार्मा कंपनीज पे बना रह सकता है। बाकी देयर इज वन मोर सेक्टर, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर, जिसका डिमांड आउटलुक काफी अच्छा नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली जब वियतनाम हो या चाइना हो या फिर बांग्लादेश हो, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में आई थिंक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है। सो उस पे फोकस भी काफी है। डेफिनेटली दिस इज वन सेक्टर विच कैन गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ्स। सो अब एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, ये देखना रहेगा। बट ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर फॉर लास्ट क्वार्टर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेवेन्यू ग्रोथ वाज 11%, एबिटा वाज आल्सो अप बाय 11%, एंड पैट की ग्रोथ जो थी वो 28% की थी। स्टेबल कॉटन एंड यार्न प्राइसेस वर एक्चुअली इंप्रूविंग द ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन्स। सो आई थिंक ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फॉरेक्स स्टेबिलिटी पे फोकस रहेगा कंपनीज का, मेजरली टू एड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। यूनियन बजट में भी टेक्सटाइल सेक्टर को एलोकेशन बढ़ाया है फ्रॉम 4400 करोड़ रुपीज टू 5200 करोड़ रुपीज कंपेयर टू लास्ट ईयर। PLI scheme and 5-year productivity mission is also expected to boost the growth. Increased customs duty on fabric imports जो है वो भी इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज को यहां पे बेनिफिट कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन सेक्टर जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए दोस्तों। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।